हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। तो एज यू नो हम लोगों ने स्टार्ट किया सक्सेस सीरीज, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम बाद हमारी आज लगभग 1 डेढ़ हफ्ते बाद क्लास हो रही है किसी कारण से। जो है कि मैं इस सीरीज को बीच में आपके और वीडियोस तो दिए थे, लेकिन इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे किसी वजह से। तो आपको बता दें कि मेनली हमने जो स्टार्ट किया है, ये दृष्टि का सामान्य ज्ञान हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और पूरा जो भी हमारा, जहां पे भी आपका ग्रुप सी आप दे रहे हैं, आप आर ओ ए आर ओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ए आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, आप यूके पी एस सी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री के किसी भी और नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है कि लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है कि एलटी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज जो है कि रामबाण साबित होने वाली। ऑल वनडे एग्जाम्स जितने भी आपके और इंडिया के अंदर दिए जाते हैं, सब में ये सीरीज रामबाण है। देखिए, ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा पर्पस ये था कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि वनडे एग्जाम्स के लिए कोई सामान्य ज्ञान की बुक ले लेते हैं, ल्यूसेंट की ले लेते हैं, या वर्णवाल की ले लेते हैं, या किसी और भी पब्लिकेशन की ले लेते हैं, या जिन्होंने दृष्टि का भी लिया होगा सामान्य ज्ञान। ये लेने के बाद में क्या करते हैं, ये वन लाइनर होता है और उसको जो है कि बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। किस तरीके से दिया होता है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, कैसे इसमें चीजें दी होती हैं इस बुक के अंदर। और आप लोगों को फिर क्या होता है, क्योंकि अब वनडे एग्जाम्स के लिए हमें इतना डीप पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि बच्चे उतना डीप पढ़ते नहीं है। तो इस तरह से ये दिया रहता है, आप देखेंगे ऐसे फैक्ट पॉइंट वाइज दिए हैं। लेकिन क्या होता है, अब इसमें कहानी की तरह आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, बीच बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट आ जाता है और हम लोग उन पॉइंट्स को फिर समझ पाते नहीं है कि यह है क्या एक्चुअली, है ना। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए हमने जो आपकी स्टार्टिंग की है, उसमें हम चीजों को बिल्कुल कहानी की तरह लेकर के चल रहे हैं। आज फिर से मैं एक बार आपको ये चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम बाद हम लोगों ने क्लास लिया है। फिर मैं दोबारा ये सारी बातों पे बात नहीं करूंगा आपके साथ, है ना। तो एक कहानी की तरह हम लोग चीजों को लेकर के चल रहे हैं, ताकि आप भूलेंगे नहीं, चीजें इंटरकनेक्ट रहेगी आपकी। तो फैक्ट तो हम लेंगे, लेकिन कहानी भी लेंगे, जोड़ करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आप आज थोड़ा सा आपको बोरिंग जरूर लग रहा होगा, क्योंकि ये आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए हमारी क्लास का, कि क्या क्या इसके अंदर रहने वाला है ना। तो जैसे मैं आपको बताया कि आपके लिए एलटी में भी हेल्पफुल होने वाला है, तो आपको एक आप हल्का सा आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे एलटी के भी हमारे एक्सपीरियंस हैं। तो उसमें हम देख पाएंगे, ये तो हमारा जो है कि चैनल है। इस चैनल के अंदर आपको जो है कि इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और इन प्लेलिस्ट में आप ये सारे वीडियोस को देख पाएंगे। इसके अलावा साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट के अलावा आप देख पाएंगे, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है, और ये हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल है, जिसपे इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हमारे सारे आपको नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे। जितने भी आपके नोट्स हैं, ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ वगैरह जो भी लिंक है इस पे मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि एलटी के लिए भी आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि हमने ये सारे टॉपिक जो आपको दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को हम लेकर के चल रहे हैं। लगभग लगभग सारे टॉपिक्स आपके देख पाएंगे, मैच कर रहे हैं। और भी आप ग्रुप सी की कोई बुक उठा लें, ग्रुप सी का सिलेबस देखेंगे, यूके पीएससी का सिलेबस देखेंगे, आरओ का सिलेबस देखेंगे, सब जगह यही टॉपिक आपके बेसिकली पूछे जाते हैं। एक हमारा क्या होता है ना, हम चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ते नहीं, हम देखते हैं आरओ के लिए पढ़ना है, आरओ के लिए पढ़ना है, ग्रुप सी के लिए पढ़ना है, कांस्टेबल के लिए पढ़ना है, एलटी। एक बार अगर हम सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर के चलेंगे, और उसको कॉन्सेप्चुअल, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, दो चीजें आपकी देखेंगे किसी भी एग्जाम्स के लिए, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खाली अगर आपने फैक्ट ही फैक्ट पढ़ लिए, आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि है क्या, तो फिर आपकी चीजें क्या हो जाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी, टफ हो जाएगी चीजें समझ पाना। तो चीजों को आसान बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, कि फैक्ट के साथ साथ आपको क्या चीज जरूरी है, आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए कि रियल में ये चीजें है क्या। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट भी लेकर के चल रहे हैं आपका, और फैक्ट भी लेकर के चल रहे हैं, दोनों चीजों को हम लोग लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीजें लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा रहने वाला है, ठीक है। ये तो आप देख पाएंगे, ये हमारा इस तरीके से बुक में रहने वाला है।
लेकिन अब हम आपको बताएं कि हम किस तरीके से पहले चीजों को कनेक्ट करेंगे। तो हम देखेंगे इस तरीके से चीजों को। ये हमने लास्ट क्या खत्म किया था, हमने खत्म किया था मौर्य काल, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मौर्योत्तर काल। और ये मेरे जो है कि आपके लिए सेल्फ नोट हैं, सेल्फ मेड हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें हमने पूरी चीजों को कहानी की तरह कनेक्ट करके आपको दिया है। इस तरीके से मैं आपको जितने भी लेक्चर हमारे इससे पहले के हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे तो मैंने आपको जो है कि फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों दिया है। इसमें मैंने ये हैंड रिटन फॉर्म में आपको पूरा कहानी की तरह चीजों को कनेक्ट करके दिया है, जिससे आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं चीजों को। और फैक्ट आपको साथ साथ अलग से बुक के दे दिए हैं, जिससे कि आप बिल्कुल आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट से। तो इंट्रोडक्शन काफी हुआ, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल की हम लोग बात कर रहे थे, तो मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल इसको क्यों कहा गया। मौर्य काल था, फिर उसके बाद इसको मौर्योत्तर काल क्यों कहा गया। कहने का कारण यह है कि मौर्य काल के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो बिल्कुल जो है पूरे क्षेत्र पर राज कर सके, जिसका साम्राज्य अखिल भारतीय स्तर पर हो। ऐसा कोई शासक फिर बाद में नहीं देखने को मिला, इसलिए इस टाइम पीरियड को मौर्योत्तर काल कहा गया। जनरली देखेंगे आप तो सांकेतिक और औपचारिक रूप से तो अभी भी जो है कि अखिल भारतीय स्तर पर मौर्य वंश का शासन था, लेकिन वो शासक उतने पावरफुल नहीं थे। दक्षिण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उत्तरवर्ती जो मौर्य शासक थे उनका शासन धीरे धीरे समाप्त हो गया था। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण क्षेत्र से और पश्चिम क्षेत्र से यहाँ पर अन्य राजाओं का शासन धीरे धीरे होने लगा था, जिस कारण से आप अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब ये पूरी तरीके से मौर्य शासन है। तो लगभग लगभग मौर्य शासन अब समाप्ति की ओर था। ठीक है, इसी कारण से जो हमारे इतिहासकार हैं वो इस टाइम पीरियड को कहते हैं कि ये मौर्योत्तर काल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको मौर्योत्तर काल जिसको कह रहे हैं, तो मौर्य शासन का पतन हो गया, यानी कि मौर्य काल समाप्त हो गया। तो उसके पीछे कारण क्या रहे कि मौर्य काल समाप्त हो जाता है, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, उसके पीछे के क्या कारण थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो पतन के प्रमुख कारणों में हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो अशोक हैं, इनका जब इनके जैसे जो शासक थे उनके उत्तराधिकारी उतने अच्छे नहीं रहे। उत्तराधिकारी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होकर के किसी चीज को नहीं कर पाए, शासन को पूरी तरीके से वैसे नहीं चला पाए जिस प्रकार से इनके पूर्ववर्ती शासकों ने चलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया, बिंदुसार ने चलाया, अशोक ने चलाया, ऐसे बाद के शासक नहीं चला पाए, है ना। उल्लेखनीय है कि आपका 184 184 ईसा पूर्व क्या था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के बाद में फिर क्या हुआ, इनके जो सेनापति थे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। और इनकी हत्या करने के बाद में मौर्य वंश का क्या हो जाता, लगभग पतन हो जाता है, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो डायरेक्टली हमारी जो ये बुक है ये हमको सीधा शुंग वंश पर ले गई, लेकिन हम उसके बीच की कहानी भी पढ़ेंगे कि वास्तव में और क्या हुआ होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर तो हम देखेंगे कि भारत में तो आपका जनरली दो चीजें यहाँ पर चल रही हैं। इसी दौरान ना हमने देखा था कि घनानंद के समय में जो है कि जो घनानंद थे नंद वंश के शासक, इनके समय में क्या होता है, घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, इनके समय में सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। यानी कि यहाँ पर विदेशी आक्रमणों की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, विदेशी आक्रमणों की शुरुआत हो गई थी यहाँ पर। तो यहीं पे हमने देखा कि मौर्य वंश का अब लगभग लगभग जो है कि पतन हो जाता है, अंतिम जो शासक है बृहदत्त की भी हत्या हो जाती है ना। नंद वंश के बाद में जो है कि मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश में भी अंतिम जो मौर्य वंश का शासक है वो बृहदत्त है। बृहदत्त की हत्या हो जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि इनका सेनापति था। अब पुष्यमित्र शुंग जब इनकी हत्या कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका विदेशी आक्रमण भी अभी खत्म नहीं हुआ है, वो भी चल ही रहा है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आकर के ना बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं फिर से आपको कहानी को कनेक्ट कर दूं। देखो लेक्चर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोलने में लगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चीजों को कनेक्ट करेंगे आप। मैंने क्या कहा आपसे कि आपका जो मौर्य शासन था, मौर्य शासन की जो स्थापना की वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। घनानंद जो अंतिम शासक थे नंद वंश के, इनकी हत्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और फिर इस वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या कर देते हैं उनके सेनापति।
उनके सेनापति कौन, पुष्यमित्र शुंग, उनकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर विदेशी आक्रमण अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। सिकंदर के बाद में फिर और भी जो है कि विदेशी आक्रमण होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों को हम कनेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। वो भी चलेगा साथ में और ये भी चलेगा, विदेशी आक्रमण भी चलेगा और भारत में क्या चल रहा है उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टफ आपको लग सकता है, लेकिन आपको मजा आ जाएगा बस इस तरीके से आप देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि मौर्य वंश जो खत्म हुआ उसके कारण क्या थे, मौर्य वंश के पतन के, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि मौर्य वंश के पतन के जो मेन कारण थे, उनमें हमने देखा कि जो उनके उत्तराधिकारी थे वो उतने अच्छे नहीं थे, है ना। जैसा अशोक थे या अशोक की प्रकार जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऐसे इनके उत्तराधिकारी नहीं रहे। और साथ ही साथ क्या हुआ, प्रशासन बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया, केंद्रीकृत हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र से शासन चल रहा है। ये मेन कारण माना गया कि इसके कारण क्या हुआ, मौर्य वंश का पतन हो गया, है ना। 184 ईसा पूर्व में जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और पुष्यमित्र शुंग ने फिर उसके बाद में क्या कर दिया, शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। इनकी हत्या के बाद में शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग। और जो है कि बाकी इनके अलावा जो इतिहासकार हैं हमारे, वो क्या कारण मानते हैं कि किस प्रकार से मौर्य वंश का पतन हुआ। तो कुछ इतिहासकारों में जो मेन इतिहासकार हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे हर प्रसाद जो शास्त्री जी हैं, हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं कि इनकी जो धार्मिक नीति थी, उस धार्मिक नीति के कारण मौर्य वंश का पतन होता है। मेनली क्या है, इनकी जो नीति थी ब्राह्मण विरोधी नीति थी, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण उस समय जो है कि ब्राह्मण संप्रदाय का भी दबदबा था और इन्हीं के जो है कि विरोध में चल रहे थे। तो एक कारण तो मानते हैं इस कारण से इनका पतन हो जाता है। और दूसरा हेमचंद्र राय चौधरी जी कहते हैं कि सम्राट अशोक की जो अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति थी, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने शांति प्रिय नीति को अपना लिया था, युद्ध नीति को त्याग दिया था, जिस कारण से इनके साम्राज्य में धीरे 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 फिर क्या हुआ, इतनी बड़ी सेना जो है कि वो पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। साथ ही साथ क्या है कि बहुत ज्यादा दान देते हैं ये, और जिस कारण से धीरे धीरे इनका खजाना खाली होता जाता है। आक्रमण नहीं करना है तो क्या है, आसपास क्षेत्र विस्तार भी इनका रुक गया, जिस कारण से धीरे धीरे इनका पतन हो जाता है। डीडी कौशाम्बी जी कहते हैं कि जो आर्थिक संकट की अवस्था आ गई इनके, क्योंकि बहुत ज्यादा दान दिया अशोक ने और इनके कारण से आर्थिक संकट उभरा और इनके राज्य का पतन हो गया। और डीएन झा जी कहते हैं कि निर्बल उत्तराधिकारी थे इनके, जो साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, जिस कारण से मौर्य वंश का पतन हो गया। रोमिला थापर जी कहती हैं कि इनका जो शासन था ये सेंट्रलाइज्ड था, और सेंट्रलाइज्ड होने के कारण ये पूरी तरीके से पूरे भारत में जहां तक इनका साम्राज्य था वहां तक ये देख नहीं पाते थे, पूरी तरीके से शासन को सही से चला नहीं पाए। सेंट्रलाइज होने के कारण इनका जो साम्राज्य है ये इसका पतन हो गया। साथ ही साथ मेनली आप देखेंगे कि आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता भी थी। इनके जो शासन था इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता भी पाई गई। इनके पतन का एक मेन कारण ये भी है। क्या है कि जो आपका गंगा घाटी और इसके आसपास का जो क्षेत्र था ये तो बहुत ज्यादा समृद्ध था, है ना। गंगा घाटी का जो प्रदेश था वो समृद्ध था, जबकि उत्तर दक्षिणी प्रदेश की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कैसी थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी, कम विकसित थी। गंगा घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, व्यापार यहाँ पर बहुत बढ़िया होता था, है ना। यहाँ पर जो है कि कृषि बहुत अच्छी होती थी, जबकि दक्षिण भारत में जो है कि इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। तो इस कारण से क्या है, कहने का मतलब यह है कि इनइक्वालिटी थी, जिस कारण से क्या होता है, इनके साम्राज्य का पतन हो जाता है। एक कारण तो ये था, है ना। और क्या कह रहे हैं कि साथ ही साथ इसके अलावा कर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे अशोक ने, बाद में धीरे धीरे क्या कर दिया, टैक्सेशन बहुत ज्यादा हो गया, और इनके जो उत्तरवर्ती शासक थे उन्होंने भी धीरे धीरे टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिस कारण से इनके साम्राज्य का पतन हो गया, ये भी माना जाता है ना तमाम। और इसके अलावा जो है कि शांति प्रिय नीति की हमने बात कर ली, अशोक ने जो है कि कलिंग युद्ध के बाद में शांति प्रिय नीति अपना ली, जिस कारण से इनके शासन का पतन हो गया। और क्या है, हमारा कुछ बाह्य कारक भी थे। ये तो इंटरनल रीजंस थे, क्या क्या इंटरनल रीजंस थे ये हमने देख लिए। इसके अलावा बाह्य कारक भी थे जिनके कारण से इनके साम्राज्य का पतन होता है। बाह्य कारक कौन कौन से थे, मेनली जो है कि बाह्य कारकों में क्या है, इनके पतन का मेन कारण क्या था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से परिवर्तन हो रहे थे। कहने का मतलब यह है कि बाह्य विदेशी आक्रमण भी धीरे धीरे भारत की तरफ को विदेशी आक्रांता
बढ़ रहे थे, जिसमें सबसे मेन जो है कि आपका सिकंदर जो है कि ये मेन रोल प्ले करता है। सिकंदर जिसका नाम अलेक्जेंडर है, मकदूनिया के शासक, ये क्या करते हैं, ये जो है कि भारत विजय के, विश्व विजय के अभियान में भारत की तरफ को बढ़ते हैं। और भारत की तरफ को बढ़ने पे ये हमने देखा था कि कहाँ पर अटैक करते हैं, तक्षशिला में अटैक करते हैं। और वहां पर तक्षशिला में उस समय जो शासक था वो कौन था, आम्बी था। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, है ना। हिंदू कुश पर्वत से होते हुए जो क्या करते हैं, धीरे धीरे भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं। और भारत की सीमा में प्रवेश करने के बाद तक्षशिला में बिना युद्ध किए ही, किसके, आम्बी के कारण से ये वहां पे अपने अंडर में उसको ले लेते हैं। उसके बाद में इनका क्या होता है, आम्बी जब इनको अपने अंडर में, आम्बी इनका गुलाम बन जाता है एक तरीके से। ये क्या करता है, पोरस के राजा से फिर इनका युद्ध कराता है, पुरु से। और पुरु और यानी कि पुरु जो क्षेत्र के राजा थे पोरस, इनका और सिकंदर का फिर युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे इनका युद्ध होता है, जिसको जो है कि आप किस नाम से, झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस पर मैंने आपको अलग से एक लेक्चर दे रखा है, उसको भी आप देख पाएंगे, जिसमें क्या होता है, बहुत बहादुरी से राजा पोरस सिकंदर के साथ लड़ते हैं। सिकंदर अंततः जीत तो जाता है, लेकिन जीत करके भी वो पोरस के आगे हार जाता है। पोरस के उसके इतनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के कारण वो जो है कि क्या करता है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और जीतने के बावजूद भी क्या करता है, पोरस को उसका पुरु साम्राज्य वापस लौटा देता है। और यहाँ से क्या होता है, इसकी सेना बहुत ज्यादा थक हार जाती है और वापस लौट जाती है। और वापस लौटते समय हमने देखा था 324 ईसा पूर्व में सर पे बुखार चढ़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर उसके बाद में क्या होता, सिकंदर की मृत्यु के बाद में, सिकंदर तो चल दिया, लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर, इन्होंने जो है कि भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। तो कहने का मतलब मैंने आपसे अभी कहा कि यहाँ पे हम दो चीजों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है कि भारत में क्या स्थिति चल रही है, और साथ ही साथ हम जो है कि पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पर भी जो है कि भारत में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। तो सेलुकस निकेटर ने फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने भी जो है कि योजना बनाई। जिस समय सेलुकस निकेटर ने योजना बनाई कि भैया भारत पर आक्रमण करे, उस समय जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। पहले क्या हुआ, हमने देखा कि घनानंद थे, और घनानंद के समय में कौन आते हैं, घनानंद जो नंद वंश के शासक हैं, अंतिम शासक, इनके समय में सिकंदर आता है। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिकंदर किसके समय में आया, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के समय में सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। और भारत में भी कहाँ पर आक्रमण करता है, सबसे पहले जो है कि तक्षशिला में आक्रमण करता है। और तक्षशिला में उसका साथ कौन देता है, उसका साथ आम्बी देता है। आम्बी को जो है कि पहला देशद्रोही शासक कहा जाता है, आम्बी को। ठीक है, क्योंकि इसने जो है कि किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में आने में मदद करी। तो इनके बाद में हमने देखा कि फिर कौन आते हैं, सेलुकस निकेटर भारत में आते हैं। सेलुकस निकेटर कौन थे, सेलुकस निकेटर सिकंदर के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, सेलुकस निकेटर किसके समय में भारत आते हैं, सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आते हैं। और जो है कि फिर सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होने के बाद में सेलुकस निकेटर क्या करते हैं, इनकी शादी अपनी बेटी हेलेना से करा देते हैं। और साथ ही में जो है कि दहेज स्वरूप जो है कि 4 प्रांत उसको दे देते हैं, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना। फिर क्या होता है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात हमने देखा कि सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के पश्चात जो मकदूनिया था, मकदूनिया पर एक तरीके से जो यूनानी शासन चल रहा था, वो विशाल साम्राज्य अब धीरे धीरे नेतृत्व विहीन हो जाता है। भले उसके बाद, सिकंदर के बाद जो है कि और शासक आए, लेकिन जैसे सेलुकस निकेटर उनके उत्तराधिकारी आए, लेकिन वो फिर धीरे धीरे अब वो बात नहीं रही जो सिकंदर में थी। ये भी खूब लंबा, इनका भी काफी लंबा जो है कि दौर चलता है, इसीलिए मैंने कहा दोनों चलेंगे। काफी लंबा दौर इनका भी रहता है, क्या क्या रहता है उसको हम देखेंगे आगे, है ना। सेलुकस निकेटर आए, इन्होंने जो है कि फिर क्रमबद्ध आपकी जो है कि सेलुकस निकेटर ने जो युद्ध की जो इनकी नीति थी, भारत पर आक्रमण की जो नीति थी, इसको आगे बढ़ाया, है ना। कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया, और भारत की ओर इन्होंने भी अग्रसर हुए, भारत की ओर बढ़े। कहने का मतलब ये है, सेलुकस निकेटर भी पीछे थोड़ी रहते, वो भी आगे बढ़ते हैं।
तो ये सेलुकस निकेटर के साथ साथ आप देखेंगे कि भारत पे जो है कि विदेशी जो शासन हुआ वो किस किस लोग, किन किन लोगों ने शासन किया, कैसे कैसे शासन किया। तो इसमें हम देखेंगे, इन ये टॉपिक आपके पर्टिकुलर अलग अलग दे रखे हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सिकंदर, घनानंद के समय में सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेलुकस निकेटर, और सेलुकस निकेटर के साथ क्या हो जाता है, वैवाहिक संबंध बना लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उनकी बेटी से शादी करते हैं। उसके बाद में क्या है, ये इंडो ग्रीक शासन हम पढ़ेंगे, शकों का शासन पढ़ेंगे, पहलव शासन पढ़ेंगे, कुषाण, और आपका जो है कि यूची कबीला जिसको आप कहते हैं, इसका हम पढ़ेंगे। पूरा डिटेल्ड हम इस चीज को देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि जो इसमें भी हम देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे। जो आपका हिंद यवन है, पहला आप इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासन को देखेंगे। पहला है ना, ये विदेशी आक्रमण हुए भारत में। इंडो ग्रीक या जो हिंद यवन शासक है, ये आपकी सीरीज कंटिन्यू करता है। कौन? सिकंदर वाली सीरीज अभी चलेगी हमारी, है ना। उसके बाद फिर शक आएंगे, फिर जो है कि आपके पहलव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। अभी सिकंदर के जो है कि ये इसके वंशज चलेंगे। अभी सिकंदर के वंशज, उनको ही अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिकंदर के वंशजों में हम पहले देखेंगे हिंद यवन शासकों में। हिंद यवन शासक का जो हम स्टडी करते हैं, हिंद यवन शासन की, ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। यूक्रेटाइडिस या और जो है कि दूसरा यूथिडेमस के, जिसको डेमेट्रियस भी कहा गया है। यूथिडेमस और डेमेट्रियस दोनों अलग अलग हैं, अथवा इसमें लगा है, अथवा को आप ध्यान नहीं देंगे, ये दोनों बंदे अलग अलग हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये दोनों अलग अलग हैं। यूथी आप पहले यूक्रेटाइडिस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर यूथिडेमस और डेमेट्रियस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हिंद यवन शासकों में ये तीन जो शासक हैं, ये मेन हैं आगे चल करके, सिकंदर और सेलुकस निकेटर के बाद में, ठीक है। ये बोर नहीं होना है आपको बिल्कुल, कहानी को बस समझते चलेंगे। मैंने क्या कहा, घनानंद, घनानंद के समय में सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर के बाद इनके उत्तराधिकारी चलते हैं। और बहुत सारे और विदेशी आक्रमण होते हैं, जिनमें आप देखेंगे मेनली क्या है, इंडो ग्रीक हो गया, शक हो गया, पहलव हो गया, कुषाण हो गया। अभी हम इंडो ग्रीक को पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक में भी आपके तीन मेन है, ठीक है। कौन कौन है? यूक्रेटाइडिस, यूथिडेमस, डेमेट्रियस। मेरे साथ आप बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे, पूरा इतिहास हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको दोबारा से इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीजों को भूलेंगे नहीं। तो जो आपका इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासन है ना, इसमें हमने बात की कि इसका संबंध किससे है। मैंने अभी आपको बताया कि सिकंदर से रिलेटेड है ना। सिकंदर के ये वंशज हैं धीरे धीरे मौर्य काल के समानांतर। जिस समय मौर्य शासन आपका चल रहा था, उसी समय सिकंदर का जो ये वंशज है सेलुकस निकेटर, ये जो है कि क्या है, ये बैक्टीरियाई क्षेत्र पर क्या कर लेता है, आक्रमण कर लेता है। और सिकंदर के बड़े भूभाग पर ये नियंत्रण करके उसको अपने अंडर में ले लेता है ना। और सभी अपने अंडर में लेता है मेनली। तो इस कौन सा वाला क्षेत्र था, ये ध्यान रखेंगे। सेलुकस क्या है, वर्तमान के सीरिया पर अपना शासन संचालित करता है। ये भी आपसे वैसे इतना डीप तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सेलुकस क्या है, वर्तमान का जो सीरिया है, यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु के बाद में कौन ले लेता है, सेलुकस निकेटर अपने अंडर में ले लेता है। अभी हम लोगों ने देखा है ना, सेलुकस निकेटर अपने अंडर में ले लेता है। फिर सेलुकस की भी जब मृत्यु हो जाती है, तो सेलुकस की मृत्यु के बाद में फिर कौन आता है, सेलुकस सेकंड आता है। और फिर सेलुकस सेकंड के बाद में सेलुकस थर्ड आता है। तो क्या क्या हमने देखा, घनानंद, मैं बार बार इसलिए चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। घनानंद के समय में सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर का उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर के बाद में फिर कौन आता है, सेलुकस सेकंड आता है। फिर सेलुकस सेकंड के बाद कौन आता है, सेलुकस थर्ड। यानी कि सिकंदर, सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर सेकंड, सेलुकस निकेटर थर्ड, इनका शासन चलता है। ठीक हो गया, इनका शासन चलता है। और फिर सेलुकस थर्ड के समय में जो बैक्टीरिया का राजा था, सेलुकस थर्ड के समय में बैक्टीरिया का राजा कौन था, इस समय बैक्टीरिया का राजा था डियोडोटस। सेलुकस थर्ड के समय में बैक्टीरिया का राजा था डियोडोटस। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जो है कि आपका इस तरीके से अगर हम भारत को देखें, तो ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण। तो आपका जो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारत का, इसको बैक्टीरियाई क्षेत्र कहा जाता था। इस बैक्टीरियाई क्षेत्र का शासक था कौन, डियोडोटस, जिसने स्वयं को सेलुकस निकेटर के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। ध्यान रखेंगे, सेलुकस थर्ड के समय में,
ठीक है, क्योंकि इनका लंबा चौड़ा शासन चल रहा था। तो सेल्यूकस थर्ड के समय में कौन, यहाँ से कहानी बिल्कुल याद करने वाली है। देखना ये विदेशी नाम ना हमको कभी याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको याद होंगे, किसी को याद नहीं होंगे। कैसे याद होंगे, मैं कहानी की तरह आपको बार बार 10 बार चीज बताऊंगा, लेकिन ये 10 बार बताने का मतलब ये है कि आप इन फ्यूचर कभी उसको फिर भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको ये 10 बार बताऊंगा। मैंने क्या कहा, सिकंदर, सिकंदर के बाद में सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर के बाद में सेलुकस सेकंड, सेलुकस सेकंड के बाद में सेलुकस थर्ड। ये सब कहां पर शासन कर रहे हैं अभी, ये जो है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, जिसमें बैक्टीरियाई क्षेत्र प्रमुख है। और जो है कि जब सेलुकस निकेटर थर्ड का शासन आता है, इसके समय में जो बैक्टीरियाई क्षेत्र था वहां का राजा था डियोडोटस। ठीक है, जो डियोडोटस था ये बैक्टीरिया पे शासन कर रहा था, और ये बैक्टीरियाई क्षेत्र को जो सेलुकस निकेटर है, जो मेन शासक है, उसके नियंत्रण से स्वयं को मुक्त घोषित कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे अंडर में नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करूंगा। कौन कह देता है, डियोडोटस कह देता है। ठीक है, सेलुकस थर्ड के समय में। आप देखना फिर उसके बाद में क्या होता है, डियोडोटस का फिर अगला उत्तराधिकारी आता है। डियोडोटस के बाद में उसका बेटा आता है डियोडोटस सेकंड। अब देखिए दो वंशावली चल रहे हैं, तीन वंशावली आपके अब एक साथ चल रही है। एक तो आपका उधर जो है कि हम देख रहे हैं कि क्या होता है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग करके शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। लेकिन विदेशी आक्रांताओं के अगर हम क्रम को देखें, भारत में उसी दौरान विदेशी आक्रांता आते हैं, जिसमें हमने देखा कि सिकंदर के बाद में सेलुकस निकेटर, और सेलुकस निकेटर सेकंड थर्ड, और थर्ड के शासन के समय में जो बैक्टीरिया का राजा है डियोडोटस, डियोडोटस अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देता है, और स्वतंत्र डिक्लेयर करने के बाद में उसका उत्तराधिकारी डियोडोटस सेकंड ये क्या करता है, उसने तो केवल अपने आप को घोषणा करी कि मैं मुक्त करता हूं, लेकिन ये पूरी तरीके से पूर्णतः अपने आप को मुक्त घोषित कर देता है। अब फुल, पहले क्या है, इतना खाली उसने डिक्लेयर किया लेकिन पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ था, लेकिन डियोडोटस सेकंड ने पूरी तरीके से बैक्टीरिया को मुक्त घोषित कर दिया। बोला कि कुछ भी कर लो भैया, सेल्यूकस निकेटर थर्ड हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कौन कहता है, डियोडोटस सेकंड कहता है। फिर क्या होता है, देखो अब मजे की बात यह है कि डियोडोटस के समय में ही, जो डियोडोटस सेकंड था, इसके एक सेनापति थे जिसका नाम क्या है, यूथिडेमस। ठीक है, यूथिडेमस क्या करता है, यूथिडेमस इसकी हत्या कर देता है। यूथिडेमस कौन है, यूथिडेमस डियोडोटस सेकंड का सेनापति है। तो सिकंदर, सिकंदर के बाद में फिर कौन, सिकंदर के बाद में आपका सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर सेकंड। एक मिनट में इसका क्रम आपको लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं मैं आपको आज ही बताऊंगा इन चीजों को 10 बार, लेकिन इन फ्यूचर आप कभी भूलेंगे नहीं। और मेरे हिसाब से तो आप इनको लिख लीजिए, लाइन से लिख लीजिए, इन फ्यूचर आप कभी भी इसको फिर भूलेंगे नहीं। लिखिए, मैंने क्या कहा, सिकंदर, वेट, इस पॉइंट को आप लिखिए। थोड़ा सा इसको हैवी पेन अगर मिल जाए, नहीं होगा, इसी से लिख लीजिए। देखिए पहले आपका सिकंदर, ठीक है, सिकंदर के बाद में आपको ध्यान रखना है कौन, सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर के बाद सेलुकस सेकंड, फिर ध्यान रखना है सेलुकस थर्ड। फिर सेलुकस थर्ड के समय में एक बंदा आता है डियोडोटस, डियोडोटस, डियोडोटस क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देता है। डियोडोटस ये घोषणा करता है, स्वतंत्र करने का प्रयास करता है, और इसका बेटा डियोडोटस सेकंड पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देता है। एरो एरो लगा के बनाते जाइए आप, यहाँ पे जो है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा साफ साफ लिख पाना। और फिर ध्यान रखेंगे डियोडोटस की हत्या इसी का सेनापति कौन कर देता है, यूथिडेमस, यूथिडेमस इसकी हत्या कर देता है। ये नाम देखिए, आज आप इससे पीछा छुड़ा लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर ये आपका पीछा करते रहेंगे। आपको अगर इंडिया में परीक्षा देनी है तो भारत के अंदर इतिहास जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है वहां ये नाम आपका पीछा करेंगे, इसलिए इनको आज आप याद कर लीजिए। सिकंदर, सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर सेकंड, सेलुकस निकेटर थर्ड, फिर जो है कि इनका ही एक सेनापति डियोडोटस, डियोडोटस क्या करता है, बैक्टीरिया क्षेत्र को स्वतंत्र करने का प्रयास करता है, लेकिन इसका बेटा डियोडोटस डोटस सेकंड पूरी तरीके से
मुक्त घोषित कर देता है अपने आप को सेलुकस निकेटर के शासन से। फिर डियोडोटस सेकंड का ही सेनापति यूथिडेमस ये क्या करता है, ये डियोडोटस सेकंड की हत्या करके खुद को बैक्टीरिया का नवाब घोषित कर देता है। और अब याद आती है सेलुकस थर्ड को। किसको? सेलुकस थर्ड को। जो सेलुकस निकेटर थर्ड था ये अभी मरा नहीं है, सेल्यूकस थर्ड। अब सेलुकस थर्ड कहता है कि अब मजा आया, ये मेरे अंडर में काम नहीं कर रहा था ना, डियोडोटस अपने आप को बड़ा स्वतंत्र घोषित करने वाला बन रहा था, तो यूथिडेमस ने, जो इसका सेनापति है, इसने सही किया कि इसको मार डाला यूथिडेमस ने। ठीक है, यूथिडेमस ने इसको मार करके बहुत बढ़िया किया। अब ये क्या करता है सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर थर्ड यूथिडेमस को बोलता है कि यार तू जो है कि मेरे दरबार में आ, तू बड़े काम का बंदा है। ये अपने दरबार में इसको बुलाता है। लेकिन यूथिडेमस भी बड़ा चालू बंदा था। इसने सोचा कि यार मैंने जो है कि ये शासन अल्टीमेटली तो जो है कि किसका है, बैक्टीरिया क्षेत्र सेलुकस का ही तो है ये क्षेत्र, लेकिन मैंने इसके क्षेत्र पर जो है कि इसके सेनापतियों ने कब्जा किया और इसके सेनापति को मैंने टपका दिया। और जो है कि कुल मिलाकर के अब जो है कि शायद ये मुझसे क्षेत्र को छीनने का प्रयास करेगा। तो ये क्या करता है यूथिडेमस, अपने बेटे को भेजता है, खुद ना जा करके अपने बेटे डेमेट्रियस को भेजता है। तो ध्यान रखेंगे तीसरा नाम भी आपका आ गया, यूथिडेमस आ गया, डेमेट्रियस आ गया। डेमेट्रियस इसका बेटा है यूथिडेमस का। तो डेमेट्रियस को भेजता है। डेमेट्रियस बड़ा ही चालाक और बहुत ही ज्यादा सुंदर और एक तरीके से युवराज था। अब जो है कि जो सेलुकस थर्ड था, ये इससे यूथिडेमस के बेटे डेमेट्रियस से प्रभावित होकर के क्या करता है, अपनी बेटी की शादी इससे करा देता है और बोलता है कि जा यार तू ऐश कर, बैक्टीरिया पूरी तरीके से आज से स्वतंत्र है, इसको पूरी तरीके से स्वतंत्र डिक्लेयर कर देता है बैक्टीरियाई क्षेत्र को। कौन करता है? सेलुकस निकेटर थर्ड यूथिडेमस के बेटे डेमेट्रियस से अपनी बेटी की शादी करने के बाद बैक्टीरियाई क्षेत्र को पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित कर देता है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब डेमेट्रियस भी बात को हार नहीं मानता है। वो कहता है कि यार चलो ठीक है, बैक्टीरिया क्षेत्र तो मिल गया। बैक्टीरिया मैंने आपको फिर से बता देता हूँ बैक्टीरिया क्या है। यहाँ पे एक क्षेत्र है, अगर ये हमारा पूरा भारत आप इसको मान लेते हैं तो ये बैक्टीरिया क्षेत्र है। अब जो है कि जब जो है कि किसको, डेमेट्रियस को ये मिल जाता तो डेमेट्रियस सोचता है कि भारत की तरफ को, ये विदेशी आक्रांता सब भारत की तरफ को आने का प्रयास कर रहे थे, तो डेमेट्रियस भी सोचता है कि यार मैं भी भारत की तरफ को जाता हूँ और भारत में जो है कि मैं भी अपना हाथ साफ करता हूँ। तो क्या होता है, सेलुकस निकेटर की जब मृत्यु हो जाती है थर्ड की, फिर क्या होता है, यहाँ पे सेलुकस फोर्थ भी आता है। अब देखो कहानी अब थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब सेलुकस फोर भी आ गया। यहाँ सेलुकस फोर कौन है? ये जो है कि आपका यवन शासक है सेलुकस फोर। और जो है कि बैक्टीरिया पर शासन अभी किसका चल रहा है? डेमेट्रियस का डेमेट्रियस के शासन चल रहा है। अब जो डेमेट्रियस का शासन चल रहा है, तो अब क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जो सेलुकस फोर्थ है, ये सेलुकस फोर्थ कौन है? ये सेलुकस थर्ड का बेटा हुआ। कहानी को थोड़ा सा समझना है, सेलुकस फोर्थ कौन है? सेलुकस थर्ड का बेटा है ये। अब ये जो इसका बेटा है, इसका मतलब ये डेमेट्रियस का कौन होगा? ये डेमेट्रियस का एक तरीके से क्या लगेगा, साला लगेगा डेमेट्रियस का, है ना, क्योंकि उसकी बहन की शादी हुई है डेमेट्रियस से। तो ये इसका साला या फिर जेठू, जो भी आप माने, जो भी रिश्ता आप लगाते हैं, साला या जेठू, कुल मिलाकर के जो डेमेट्रियस है ये सेलुकस का बहनोई है। ठीक है, डेमेट्रियस कौन है? सेलुकस फोर्थ का बहनोई है। अब ये क्या करता है, ये जो सेलुकस फोर्थ है, ये कहता है ना यार, जो मेरे पापा ने बैक्टीरिया क्षेत्र दे दिया ना ये हमारे जीजा जी को, ये गलत दे दिया। ये बैक्टीरियाई क्षेत्र अभी हमारा ही है, तुम्हारे घोषित करने से क्या होता है, तुम जो है कि हमसे युद्ध करो और जीत करके दिखाओ बैक्टीरियाई क्षेत्र को, तब हम माने कि ये तुम्हारा है। तो लेकिन क्या है, डेमेट्रियस भी बड़ा चालाक बंदा था। ये कहता है कि यार जो आपका बैक्टीरिया क्षेत्र है ये तो बहुत बड़ा है, अगर अभी जो है कि मैं क्या करूं, सेलुकस फोर्थ से पंगा लूंगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ये इसकी तरफ को न जाकर के ये भारत की तरफ को बढ़ता है। इसके पास तीन कंडीशन आप आ जाती है कि ये तो क्या करे, या तो फिर जो है कि बैक्टीरिया क्षेत्र सीधा सीधा सेलुकस फोर्थ को दे दे, उनके पापा ने भले उनको दिया था लेकिन अब सेलुकस फोर्थ आ गया है, वो अपने जीजा से छीनना चाहता है बैक्टीरिया क्षेत्र को। तो अब डेमेट्रियस के पास ये चॉइस है कि या तो वो क्या करे
कि जो बैक्टीरियाई क्षेत्र है वो दे दे किसको, सेल्यूकस फोर्थ को, या फिर वो क्या करें, उससे युद्ध करें, या फिर वो क्या करें, भारत की तरफ को आगे रुख करें। भारत की तरफ को बढ़ता है तो क्या होगा, भारत के जो आपका भारतीय क्षेत्र है यदि इसको वो जीत जाता है, भारत को वो जीत जाता है, तो इसके पास विशाल सेना हो जाएगी, फिर आराम से ये क्या करेगा, सेल्यूकस फोर्ट से लड़ पाएगा। तो ये सोचता है भारत की तरफ को बढ़ना सही है और ये भारत की तरफ को रुख कर लेता है। ठीक है, कौन रुख कर लेता है भारत की तरफ को, डेमेट्रियस भारत की तरफ को आ जाता है। इन नामों को मैं आपसे कह रहा हूँ लिख लेंगे आप, तभी आप ध्यान रख पाएंगे, और ये नाम आपको बार बार पीछा करेंगे आपका। आप यूपीएससी भी देंगे, चाहे आप पीसीएस दें, यूपीएससी दे, बड़े से बड़े एग्जाम में आपको इस तरह से कहानी नहीं बताई जाएगी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप लिख लो, कहानी को, पॉइंट को लिख लीजिए। 3 कंडीशन उसके पास थी, या सेल्यूकस फोर्थ के सेनापति यूक्रे, ये नाम ध्यान रखना, यूक्रेटाइडिस, सेल्यूकस फोर्थ का सेनापति है यूक्रेटाइडिस। अभी इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी बनती है, आगे देखेंगे। या तो क्या करे, इसके आगे इससे युद्ध करे, या इसके आगे आत्मसमर्पण कर दे, या भारत की तरफ को बढ़े। लेकिन वो क्या चॉइस लेता है कि यार भारत की तरफ को बढ़ना ज्यादा सही है। तो भैया ये डेमेट्रियस क्या करता है, भारत की ओर बढ़ जाता है और तक्षशिला पर कब्जा करता है। तक्षशिला के बाद पंजाब पर कब्जा करता है। ठीक है, और जो है कि साकल नगर की स्थापना करता है। कौन, डेमेट्रियस। कहाँ, किसकी स्थापना करता है, साकल नगर की स्थापना कर ली किसने, डेमेट्रियस ने, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, सियालकोट के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में है। इसकी स्थापना कर दी। और इस समय मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का शासन था। ठीक है, अभी क्या है, मैं कहानी को आपको कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा आपसे कि 2 कहानी हमारी एक साथ चलेगी। अभी इसकी मृत्यु किसके समय में होती है ये आप समझेंगे। यहाँ पर मौर्य वंश का शासन चल रहा है अभी। ठीक है, मौर्य वंश का शासन चल रहा है, उसके बाद अभी आपका मौर्य वंश का अंत आगे होगा। लास्ट जो है कि आपका, मैं कहानी को आपको दोनों को जोड़ करके चल रहा हूँ। विदेशी आक्रांता भी भारत पर आक्रमण कर रहे हैं इधर, और इधर जो है कि इनका भी शासन भारत में चल रहा है। तो हम देखेंगे मगध पर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का शासन था। इस समय यवनों ने क्या किया, तक्षशिला पर आक्रमण किया। और क्या था, तक्षशिला पर जब आक्रमण किया तो बृहदत्त के विरोध न करने के कारण क्या हो जाती है, जनता आक्रोश में आ जाती है। और जब जनता आक्रोश में आती है तो क्या था, इसका फायदा उठाता है इनका सेनापति। और सेनापति ने फायदा कैसे उठाया कि सेनापति ने जो है कि इसकी हत्या कर दी। ध्यान रखेंगे किसके समय में ये हो रहा है, किसके समय में हो रहा है, ये डेमेट्रियस के समय में। अंतिम जो शासक है, जो बृहदत्त की हत्या हो रही है, ये किसके समय में हो रही है, डेमेट्रियस के समय में हो रही है। ठीक है, यूक्रेटाइडिस जो कि सेल्यूकस निकेटर फोर्थ का सेनापति है, और वो क्या है, वो लगा हुआ है डेमेट्रियस के पीछे। ठीक है, ये मैं आपको वापस से एक बार आप देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं बैक ले चलूं आपको। तो ये हम्म ये आप देख पाएंगे। ठीक है, सेलुकस थर्ड ने शादी करा दी थी, किससे, किससे शादी कराई, डेमेट्रियस से। ठीक है, डेमेट्रियस से शादी करा दी। डेमेट्रियस से सेलुकस निकेटर थर्ड ने अपनी बेटी की शादी कराई थी, और जो सेलुकस निकेटर फोर्थ था वो फिर पीछे पड़ जाता है डेमेट्रियस के। ठीक है, यानी कि अपने जीजा के। तो आपको ध्यान रखना है कि डेमेट्रियस क्या करता है, फिर भारत की तरफ को रुख करता है। और जब डेमेट्रियस भारत की तरफ को रुख करता है, ये डेमेट्रियस भारत की तरफ को रुख करता है, तो इस समय यहाँ पर जो भारत में शासन चल रहा है डेमेट्रियस के समय में, यहाँ पर बृहदत्त का शासन है, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बृहदत्त की जब हत्या होती है उस समय भारत पर कौन आया था, किसका, कौन जो है कि शासन करने का प्रयास करता है, डेमेट्रियस। जब ये अटैक करता है ना भारत पर, तो इसके अटैक के दौरान क्या है कि जो बृहदत्त है वो कोई ज्यादा खास प्रतिक्रिया देता नहीं है, जिससे क्या होता है, यहाँ के जो लोग थे ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये आप देख पाएंगे, इस समय मगध पर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का शासन था। इसी समय यवन शासकों ने तक्षशिला पर आक्रमण किया, और बृहदत्त का विरोध न करने के कारण जनता आक्रोश में आ जाती है। इसका फायदा उठा करके उनके जो सेनापति थे, सेनापति कौन, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की क्या कर दी, हत्या कर दी, और शुंग वंश की स्थापना कर दी। डेमेट्रियस सिकंदर के बाद दूसरा यूनानी शासक था। डेमेट्रियस क्या है, सिकंदर के बाद दूसरा यूनानी शासक है। सबसे पहले सिकंदर ने जो है कि भारत को जीता, आक्रमण तो बहुतों ने किया,
सिकंदर ने भारत को जीता। और डेमेट्रियस क्या है, दूसरा ऐसा बंदा था जिसने क्या था, भारत पर शासन किया, यूनानी शासक जिसने भारत पर शासन किया, भारत को जीता और भारत पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने वाला। सिकंदर ने तो क्या किया था, जीतने के बाद सिकंदर वापस चले गया, सिकंदर ने शासन नहीं किया। भारत को जीतने वाला तो था पहला यूनानी शासक सिकंदर, लेकिन सिकंदर भारत पर शासन करने वाला शासक नहीं था। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता, ध्यान रखेंगे। डेमेट्रियस, सिकंदर क्या है, सिकंदर ने पहले भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता। भारत का कौन सा क्षेत्र जीता, उसने जो पोरस है आपका, झेलम और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र जीतता है, पुरु राज्य को जीतता है सिकंदर, पोरस से लड़ाई लड़ता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो पोरस को वापस उसका राज्य सौंप देता है। लेकिन अब डेमेट्रियस फिर भारत पर आक्रमण करता है, और डेमेट्रियस पहला यूनानी शासक था जिसने भारत पर नियंत्रण किया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, लेकिन आपको मजा तब आएगा जब बार बार आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे। और आई होप आप कहानी को इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर आप नॉर्मल बंदे होंगे तो फिर तो, अगर कैपेसिटी नहीं है समझने की, फिर छोड़ चुके होंगे। लेकिन अब तक अगर आप वीडियो पर टिके हुए हैं तो आप इतिहास को समझने का प्रयास करने वाले और गहन चिंतन वाले व्यक्ति हैं। तो ध्यान देंगे कि डेमेट्रियस क्या करता है। जो आपका डेमेट्रियस है, ये भारतीय अभियान की पुष्टि, डेमेट्रियस ने जो भारत पर शासन किया, इसकी पुष्टि कहाँ कहाँ से होती है, सोर्सेज भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें पता चलता है कि डेमेट्रियस ने भारत पर शासन किया, गार्गी संहिता से पता चलता है, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि इसने हमारे भारत पर शासन किया था, किसने, डेमेट्रियस ने। और थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो कलिंगराज के खारवेल, कलिंगराज जो खारवेल है, खारवेल शासक, कलिंगराज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी आपको डेमेट्रियस के भारत पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। डेमेट्रियस पहला शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करवाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, डेमेट्रियस पहला शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करवाए थे, ठीक है। ये डेमेट्रियस की कहानी आपकी चल रही है। इसके बाद सेलुकस फोर्थ का जो सेनापति था, यहां से मजेदार कहानी शुरू होती है। देखो, सेलुकस फोर्थ का सेनापति हमने कहा यूक्रेटाइडिस, यूक्रेटाइडिस डेमेट्रियस के पीछे लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये वापस लौट जाता है। सेलुकस फोर्थ ने भेजा था अपने जीजा डेमेट्रियस को मरवाने के लिए यूक्रेटाइडिस को, लेकिन यूक्रेटाइडिस इसके बाद क्या होता है, वापस लौट जाता है। अब यूक्रेटाइडिस क्या करता है, यूक्रेटाइडिस ये खुद को बैक्टीरिया का राजा घोषित कर देता है, क्योंकि बैक्टीरिया के राजा को ही पकड़ने के लिए गया था ये यूक्रेटाइडिस, है ना। ये कहता है यार बहुत हुआ चूहे बिल्ली का खेल, एक काम करता हूँ, उसको पकड़ करके फिर मैं क्या करूंगा, उसको पकड़ करके मैं सेलुकस निकेटर को दूंगा, सेलुकस निकेटर बैक्टीरिया पर शासन करेगा, मुझे क्या मिलेगा, इससे अच्छा मैं ही बैक्टीरिया पर शासन कर लेता हूँ। तो अब कौन शासन कर लेता है यहाँ पर, यूक्रेटाइडिस शासन कर लेता है। कहानी क्या हुई, सिकंदर, फिर सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर सेकंड, फिर सेलुकस निकेटर थर्ड, सेलुकस निकेटर थर्ड के बाद में फिर सेलुकस निकेटर फोर्थ, और फिर लास्ट में सेलुकस निकेटर फोर्थ। उसमें भी हमने देखा कि कौन आता है, डेमेट्रियस, डेमेट्रियस के बाद में सेलुकस निकेटर फोर्थ आता है। और सेलुकस निकेटर फोर क्या करता है, वो जो है कि डेमेट्रियस को मारने के लिए यूक्रेटाइडिस को भेजता है, और यूक्रेटाइडिस क्या करता है, ये खुद जो है कि बैक्टीरिया पर शासन कर लेता है ना। और तक्षशिला को क्या करता है, बैक्टीरिया की राजधानी घोषित कर देता है, तक्षशिला को बैक्टीरिया की राजधानी घोषित कर देता है, क्योंकि जो यूक्रेटाइडिस है ये भी जो है कि डेमेट्रियस का पीछा करते हुए भारत में तक्षशिला तक घुस जाता है। फिर ये तक्षशिला को बैक्टीरिया की राजधानी घोषित करके, और फिर जो है कि क्या करता है, भारत भारत और प्लस जो है कि भारत के कुछ क्षेत्र तक्षशिला और बैक्टीरियाई क्षेत्र पर शासन करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि फिर डेमेट्रियस के बाद बात आती है किसकी, मिलिंद की, जिसको आप जो है कि मिलिंडर के नाम से जानते हैं। डेमेट्रियस के बाद में कौन आता है, डेमेट्रियस भी कब तक जिंदा रहता है ना, डेमेट्रियस के बाद में डेमेट्रियस का सेनापति आता है मिलिंद, जिसका नाम जो है कि मिलिंडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद में मिलिंडर ने भारतीय भूभाग के अंतर्गत गुजरात से मथुरा तक शासन किया। किसने, डेमेट्रियस का शासन चल रहा था ना, अभी हमने देखा डेमेट्रियस जो है कि भारत पर आ चुका था। अब भारत पे डेमेट्रियस भी आ जाता है, तो डेमेट्रियस के बाद में जब डेमेट्रियस चल बसा तो इसके बाद में कौन आता है, मिनिंडर आता है। मिनिंडर कौन था, डेमेट्रियस का सेनापति था, ये ध्यान रखना है। मिनिंडर कौन था, ये डेमेट्रियस का सेनापति था, ये आता है। और इसने क्या किया, भारतीय भूभाग पर कहां से कहां तक, गुजरात से मथुरा तक इसने शासन किया, ठीक है। गुजरात से मथुरा तक ये शासन करता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, मिलिंद और जो है कि जो मिनिंडर है जिसको आप कह रहे हैं,
ये क्या है, ये पहला यवन शासक है। कैसा पहला यवन शासक है? जिसके नाम का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। ध्यान रखेंगे मिनेंडर के बारे में। मिनेंडर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये क्या है, पहला यवन शासक है जिसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, जिसका उल्लेख आपको बौद्ध साहित्य में मिलता है। और बौद्ध साहित्य में भी किस में मिलता है? मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध साहित्य में मिलता है। मिलिंद पन्हो किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है। नाग और मिलिंद पन्हो के अंदर कंटेंट क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? नागसेन और मिलिंद, जिसको आप मिनेंडर कह रहे हैं, इसके बीच में प्रश्नोत्तर संवाद है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट इसके बीच में आपके लिए मिलते जा रहे हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कंटेंट आप समझ लो, आपका ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम दो, सबके लिए आपका सुपर कंटेंट है। तो फिर क्या है, इसके बाद फिर क्या होता है? शकों ने बैक्टीरियाई क्षेत्र पर आक्रमण किया। अब आते हैं शक, जो आपको बुक में सीधा शक दे रखा है ना, उसके पीछे की कहानी इतनी थी, ये कनेक्टिविटी थी आपकी पूरी। अब हम शकों की कहानी पर आएंगे। तो फिर क्या होता है इसके बाद, जो है कि इसके बाद शकों ने बैक्टीरियाई क्षेत्र पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की और फिर शकों का शासन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब हिंद यवन शासकों का जो हमारा प्रभाव था ये खत्म हो जाता है, फिर शकों का शासन आता है। हिंद यवन शासकों का क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर? तो हिंद यवन शासकों का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है भारत पर, वो भारत की मूर्ति कला पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भारतीय मूर्ति कला की जो गांधार शैली है, ये गांधार शैली यूनानियों की देन है। ठीक है, यूनानियों की, जबकि भारतीय मूर्ति कला और यूनानी मूर्ति कला का मिश्रण है। गांधार शैली क्या है? ये भारतीय शैली का और यूनानी शैली का मिश्रण है, गांधार शैली। आपसे पूछे ना गांधार शैली क्या है, गांधार शैली की विशेषता क्या है, तो जो भारतीय शैली थी, जो आप मथुरा शैली, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है कि आध्यात्म की बातें दिखाई जाती है, जबकि गांधार शैली में जो है कि आपका शारीरिक आकर्षण को ज्यादा दिखाया जाता है। ये आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएगा कि जो गांधार कला से पहले भारत में मथुरा कला विकसित थी, जिसमें शारीरिक बनावट से ज्यादा आध्यात्म पर ध्यान दिया जाता था। जबकि बाद में जो यूनानी कला थी, इस जिसको आप गांधार कला कहते हैं, इसमें शारीरिक बनावट पर, मांसपेशियों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस पर जो गांधार शैली में आपसे पूछे ना क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि शारीरिक बनावट में इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया है ना। गांधार कला जो है कि आपकी क्या है, ये यथार्थवादी है, और आपकी जो मथुरा कला है ये आपके आदर्शवादी है। ठीक है, ये मूर्ति कला की बात हो रही है। विशेषता क्या है इसकी? शारीरिक सुंदरता पर ध्यान देते हैं गांधार कला में। मांसपेशियों पर अंकन किया जाता है, मांसपेशियां दिखाई जाती है, कहने का मतलब ये है। और शरीर पर जो है कि पारदर्शी कपड़े और फिर उनपे सलवटें दिखाई जाती हैं, किसमें? गांधार कला में। ये कुछ विशेषताएं थी गांधार कला की। तो इतना तो ये कंटेंट हमारा क्या है कि किस प्रकार से मौर्य शासन के बाद में मौर्य उत्तर काल आता है। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी बुक। ये तो हमारी थी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद में हम थोड़ा सा देखेंगे अब फैक्ट। ठीक है, फैक्ट देखेंगे थोड़ा। जी, चलिए, तो थोड़ा सा अब हम आ जाएंगे किस पे? अपने फैक्ट पे, कि फैक्ट हमारे क्या थे, क्या क्या आपको इसमें होता है। तो फैक्ट में हम क्या देखेंगे? मेनली हमने देखा कि शुंग वंश की स्थापना हो जाती है ना। हमने देखा कि फिर उसके बाद में कौन आते हैं? शुंग आते हैं, और फिर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। तो मौर्य शासकों के तुरंत बाद पुष्यमित्र शुंग आते हैं। ये बीच की कहानी थी, वो हमने देख ली। तो फिर मौर्य शासन हमने देखा, उधर जो है कि मौर्य शासन चल रहा है, और मौर्य शासन में जो है कि आपके क्या है, आपके बृहदत्त हैं, और बृहदत्त की हत्या कौन कर देते हैं? पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं। और पुष्यमित्र शुंग जब बृहदत्त की हत्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, आपका जो है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है अंतिम शासक कौन है। आपको ध्यान रखना है बृहदत्त है, बृहदत्त। और इनकी हत्या कौन करता है? बृहदत्त की हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग। कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन है? ये बृहदत्त के सेनापति हैं। ये हत्या कर देते हैं, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। किसकी हत्या करके? बृहदत्त की हत्या करके ये क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि मौर्य शासकों के तुरंत बाद
185 ईसा पूर्व में जो वंश सत्ता में आया वो था शुंग वंश। शुंगों की राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र थी और बाद में कहाँ हो गई, विदिशा हो गई। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग शासक पुष्यमित्र के संबंध में जानकारी मिलती है। पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, पतंजलि कौन थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखी। और कौन थे पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, और सांची के स्तूप जो कि विदिशा में स्थित है, यहाँ पर पाषाण वेदिका का निर्माण कराया। वेदिका क्या है, वेदिका आपके जो स्तूपास होते हैं उसका एक पार्ट है वेदिका। ठीक है, तो पाषाण मतलब पत्थर की वेदिका का इन्होंने निर्माण कराया। और शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग के समय में पहला यवन आक्रमण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग के समय में पहला यवन आक्रमण हुआ, जिसे उसके पौत्र वसुमित्र ने विफल कर दिया था, है ना। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ ये बताता है कि यह यवन वह यवन राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में आया और उसने भागवत धर्म के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, हेलियोडोरस ने कराया। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है आपको इसके अलावा, इसके अलावा वेट थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इसके अलावा क्या आपको ध्यान रखना है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो अंतिम शासक देवभूति थी और देवभूति थे, और देवभूति की हत्या किसने कर दी, वसुदेव ने कर दी। देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे, शुंग के बाद में कण्व वंश आता, कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना देवभूति ने करी थी। ठीक है, सॉरी, वसुदेव ने करी। किसकी हत्या करके, देवभूति की हत्या करके। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है अगला पॉइंट। इसके बाद आता है आपका, वो ज्यादा नहीं चला, आपका ध्यान रखना है आपका शुंग वंश के बाद में आपको ध्यान रखना है जो कण्व वंश है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे, आप कहेंगे कि फिर ये मिस क्यों हो गया। ध्यान रखेंगे, पहले आपका शुंग है, शुंग के बाद में कण्व वंश है, लेकिन कण्व वंश ज्यादा लंबा नहीं चला। ठीक है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलता है। और इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में अगला वंश आपका आ जाता है। ठीक है, अगला वंश आपका आता है आंध्र वंश, जिसको आप सातवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना जो की थी वो सिमुक ने की थी। ठीक है, इस वंश की स्थापना सिमुक ने की, लेकिन सिमुक इस वंश का ज्यादा पावरफुल शासक नहीं रहा। इसकी स्थापना करता है कौन, इसकी स्थापना सिमुक करता है, लेकिन सातकर्णी प्रथम इस वंश का सबसे योग्य शासक माना गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिमुक ने जो है कि सातवाहन वंश की स्थापना करी। इसकी राजधानी कहाँ थी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, प्रतिष्ठान या फिर पैठण में इसकी राजधानी बनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि सातवाहन जो वंश है इसकी स्थापना किसने की, सिमुक इसकी स्थापना करते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सदी में ऊपरी दक्कन में सातवाहनों का उदय होता है। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैठण में है। और जो है कि इसका जो सबसे योग्य शासक माना जाता है वो सातकर्णी प्रथम को माना जाता है। सातवाहन वंश के बारे में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आपका आ जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में और क्या थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में, कि जो सातवाहन शासक एक हाल नाम के शासक हैं। हाल कौन थे, एक कवि थे, और साथ ही साथ ये क्या है, विद्वानों को बड़ा ही सम्मान देते थे। और इन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। ध्यान रखेंगे, गाथा सप्तशती हाल ने लिखी। किसने लिखी, हाल ने। हाल सातवाहन शासक है, हाल। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमी पुत्र सातकर्णी इसने जो है कि पुनर्जीवित किया। और इसकी विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है, इनकी माता जी के जो नासिक प्रशस्ति है यहाँ से मिलता है। प्रशस्ति क्या होता है, जो किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ अभिलेख होता है उसको प्रशस्ति कहा जाता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये कौन माने जाते हैं, ये सातवाहन वंश के सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं। किसके बेटे हैं, गौतमी बलश्री के बेटे हैं। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है,
गौतमी बलश्री के जो नासिक प्रशस्ति है यहाँ से मिलता है। ठीक है। और क्या थे इनके जो प्रतिद्वंदी थे, इनके प्रतिद्वंदी, किनके प्रतिद्वंदी? गौतमी पुत्र सातकर्णी के प्रतिद्वंदी शक शासक, शक शासक नाहपण था, जो किस वंश का शासक था? क्षहरात वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्षहरात वंश के नाश करने का दावा किया कि मैं क्षहरात वंश का नाश करूंगा। और इसके बाद में इनका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी शासक बना और इन्होंने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। और ये उपाधि धारण करने के बाद में इनको पुराणों में किस नाम से और जाना जाता है? पुराणों में इनको पुलोमा नाम इनका देखने को मिलता है। पुलोमा, पुराणों में इनका नाम पुलोमा भी देखने को मिलता है, ये पुलोमा। ठीक है। इसमें भी आपको ज्यादा ये बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध के कारण इनका नाश नहीं किया। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। यज्ञश्री सातकर्णी सातवंश जो आपका वंश है इसका अंतिम शासक था। ध्यान रखेंगे, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक। स्थापना किसने की इसकी? ध्यान रखना है, सिमुक ने स्थापना की सातवाहन वंश की। और इसका अंतिम शासक कौन रहा है? यज्ञश्री जो है कि यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक रहा है। ठीक है। और जो है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो परंपरा स्टार्ट की थी वो भी किसने स्टार्ट की? वो भी सातवाहन शासकों ने स्टार्ट की, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा। ठीक है। और क्या है? भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। ध्यान रखेंगे, भड़ौच नाम। ठीक है। भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। सातवाहनों ने चांदी के, तांबे के, शीशे के, पोटीन के, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। मेनली शीशे के जो सिक्के हैं इनको चलाने का जो श्रेय जाता है वो सातवाहन शासकों को ही जाता है। ठीक है। सातवाहनों का जिस समय शासन था उस समय गौल्मिक नाम का एक अधिकारी था, जो क्या करता था? जो ग्रामीण क्षेत्रों के शासन को संभालता था, गौल्मिक। ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है आपको? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कार्ले, चैत्य, अमरावती, कला का विकास आदि सातवाहन काल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके बाद में आपका अगला आ जाता है चेदी वंश। ठीक है। चेदी वंश में आप ध्यान रखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रथम सदी ईसा पूर्व में कलिंग क्षेत्र, कलिंग का है उड़ीसा में है, कलिंग क्षेत्र में चेदी राजवंश का उदय होता है। और इनके संस्थापक माने जाते हैं महामेघवाहन। ठीक है। इसीलिए इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है चेदी वंश का, वो खारवेल शासक हुआ है, खारवेल। ठीक है। उदयगिरी की पहाड़ी के हाथी गुम्फा अभिलेख से इनके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख आपने सुना होगा, खारवेल शासक की जानकारी वहां से आपको मिलती है। इसके अलावा फिर आपका चेदी वंश के बाद में आपको देखने को मिलेगा, वेट, इसके बाद में फिर हिंदी यूनानी या फिर आप जो कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक शासन, ये जो है कि इनका शासन आता है भारत में। तो मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? वो इनका। हमने अभी हिंदी यूनानी शासक, इंडो ग्रीक जिनको कहते हैं, इनके बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा डिटेल में। ये थोड़ा सा शॉर्ट में टू द पॉइंट आपको अब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो क्योंकि दो चीजें एक साथ चल रही थी, मैंने कहा भारत में भी उधर चल रहा है और जो है कि इंडो ग्रीक शासन भी, विदेशी आक्रमण भी चल रहा है, तो दोनों की कहानी चाहे आप उसको पहले पढ़ लो चाहे इसको पहले पढ़ लो, बस आपको कनेक्ट करके चलना है कि कहाँ पर किसका शासन हुआ था। ठीक है। तो ये इंडो ग्रीक की थोड़ा सा हम, वो अभी हमने कहानी की तरह पढ़ा था, अब हम थोड़ा सा फैक्ट की तरह कॉन्सेप्ट देखा, अब फैक्ट देखेंगे। तो मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर, उत्तर पश्चिमी सीमा कौन सी हो गई? ये वाली है ना। उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सा क्षेत्र? बैक्टीरियाई क्षेत्र। यहाँ पर किसका शासन था? यूनानी शासकों का शासन था। तो सबसे पहले यहाँ पर डेमेट्रियस प्रथम ने प्रवेश किया और पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीता।
है ना। मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले सिकंदर भी आया, सिकंदर ने भी जीता, लेकिन सिकंदर ने जीत करके वापस पूरा इसको दे दिया, लेकिन डेमेट्रियस ने यहाँ पर शासन किया। और फिर इसके बाद में हमने मिनांडर के बारे में पढ़ा। मिनांडर जो है कि हिंदी यूनानी शासक था, जिसकी राजधानी पंजाब में शाकल थी, आधुनिक सियालकोट। और इसके बारे में हमको बौद्ध साहित्य से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य में भी किससे, मिलिंद पन्हो से जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो किसने लिखा, मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा। मिलिंद पन्हो के अंदर क्या कंटेंट दिया गया है, ये जो है कि नागसेन और मिलिंद के बीच में प्रश्नोत्तर संवाद है। ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका, मिनांडर की कांस्य की मुद्राओं पर क्या मिलता है, धर्म चक्र मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या थे, ये जो है कि बौद्ध मतानुयायी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। इसके बाद शकों का शासन आता है, फिर शकों ने भारत पर शासन किया। हिंदी यवन शासकों के बाद शकों का शासन आता है भारत में। तो शकों ने भारत में अनेक शाखाएं स्थापित की, है ना, कई सारी शाखाएं उन्होंने भारत में स्थापित की। सॉरी, पीपीटी आपकी भाग गई, 1 मिनट, ये लीजिए। तो शकों ने भारत में अनेक शाखाएं स्थापित की। शक राजा स्वयं को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। पश्चिमी क्षत्रपों में चष्टन वंश का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध था। रुद्रदामन ने अपने मंत्री सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ध्यान रखेंगे, सुदर्शन झील जिसकी स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना करी थी, है ना। तो सुदर्शन झील जो है कि इसका पुनरुद्धार रुद्रदामन ने करा है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि किसने इसका पुनरुद्धार कराया, तो रुद्रदामन ने। और विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, विशुद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है ये। ठीक है, रुद्रदामन से संबंधित है। और क्या है आपका इसमें, वेट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ना, ये लीजिए। और क्या है, विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख हमने देखा रुद्रदामन का है, जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, इसी पर सम्राट अशोक और स्कंदगुप्त के अभिलेख भी गुदे हुए हैं। कहाँ पर, जूनागढ़ अभिलेख में। और क्या है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने। ध्यान देंगे, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, कहाँ के हैं ये, कब, 58 ईसा पूर्व में। डेट भी ध्यान रखें, कहाँ के हैं ये, उज्जैन के एक स्थानीय राजा हैं। इन्होंने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और जब उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तब उन्होंने एक संवत चलाया जिसको कहा जाता है विक्रम संवत। ध्यान रखेंगे, विक्रम संवत चलाया फिर इन्होंने। ठीक है, फिर अंतिम जो शक शासक हैं वो कौन थे, अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शक शासक थे, जिन्हें गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया। चंद्रगुप्त देखो 2 बार आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिन्होंने क्या किया, शक वंश का अंत किया। शक वंश का अंत किया। शक वंश के अंतिम शासक कौन है, रुद्र सिंह थर्ड हैं, जिनको गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित करके गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। फिर क्या होता है नेक्स्ट, पहला वंश की अगर हम बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद पहलवों का आगमन होता है। और इनके बारे में भी कुछ खास बातें ध्यान रखने वाली है नहीं। फिर जो मेन आते हैं आपके कुषाण आते हैं, सबसे मेन फिर आते हैं आपके कुषाण। पहलवों के बाद कुषाण आए जो यूची कबीले से संबंधित थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसल ने की थी, ध्यान रखेंगे, है ना। इसने तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण शासक विम कडफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए। शैव मतानुयायी था ये, और इसीलिए इसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। और लेकिन सबसे ज्यादा जो कुषाण वंश को हम जानते हैं वो कनिष्क की वजह से जानते हैं, क्योंकि जो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था वो कनिष्क था। और इसने 78 ईसा में क्या किया,
अपना राज्यारोहण किया और इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिसको शक संवत कहा जाता है। तो शक संवत किसने चलाया? ये चलाया आपका कनिष्क ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन से वंश का शासक है? कुषाण वंश का शासक है। ठीक है, सबसे जो है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने किए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? गुप्त शासकों ने किए थे। सिक्कों पर प्रश्न पूछा जाता है आपका, मैंने आपको पहले बताया था, सीसे के सिक्के सातवाहन शासकों ने जारी किए, सीसा 7। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोना कुषाण शासकों ने जारी किए। ठीक है, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के ये गुप्त शासकों ने जारी किए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन सिक्कों से भी रिलेटेड आ गए आपके, आगे आएगा ही आपका, इसलिए आपको बता ही दें तो बेहतर है। चलिए, इसके अलावा और क्या आपका, कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी, ध्यान रखेंगे, कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर थी, जिसे पेशावर के नाम से भी कहा जाता है, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा। और इम्पोर्टेंट, इनके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान थे, और चरक जैसे चिकित्सक थे, जो बहुत ही ज्यादा फेमस था। कनिष्क के शासनकाल में इम्पोर्टेंट बात, कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है कनिष्क के समय में ही। कनिष्क कुषाण शासक, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे कुशल शासक। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र तथा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, रौद्रानंद तथा सारीपुत्र प्रकरण की रचना की। कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन थे? वसुदेव थे। इनकी मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती है, इससे पता चलता है कि वो शैव मतानुयायी थे। कनिष्क बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और कनिष्क के जो उत्तराधिकारी वसुदेव थे, ये शिव को मानने वाले यानी शैव मतानुयायी थे। कुषाण शासकों ने राजाओं की प्रतिमा पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया। राजाओं को, शासकों को एक भगवान के रूप में पूजने का जो प्रारंभ किया, कुषाण शासकों ने किया। और वसुदेव सेकंड कौन थे? ये जो है कि कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। कौन? वसुदेव सेकंड। ठीक है, इसके बाद फिर स्टार्टिंग हो जाती गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य को तो अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, आज का लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। आप इतनी देर तक बने रहे, टिके रहे, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जिससे कि आपका जो है कि नॉलेज गेन होता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।